नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी की शाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज की इस क्लास में हम कोरियोलिस बल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और ये कोरियोलिस बल पवनों के विक्षेपण या पवनों के मुड़ने से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं ये बल क्या है। जैसा कि आपको यहाँ पर ग्लोब पर पवनों का एक संचार बना करके समझाया गया है। यहाँ पर आपको बीचों बीच में सबसे पहले यहाँ पर आपको व्यापारिक पवनें दिखेंगी जो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। उसके बाद में आपको पछुआ पवनें दिखेंगी और ध्रुवों की तरफ आपको ध्रुवीय पवनें दिखाई देंगी। तो इन पवनों के मुड़ने से संबंधित जो बल कार्य करता है उस बल को हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। कोरियोलिस बल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पता सबसे पहले फ्रांस के एक विद्वान जिनका पूरा नाम था जी कोरियोलिस, उन्होंने इसका पता लगाया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस बल को कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। तो दो शब्द हम सुनते हैं अक्सर और उन्हीं के बारे में मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं। एक शब्द आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं आविष्कार, और एक शब्द हमने यहाँ पर सुना है जिसको हम कहते हैं खोज। इन दो शब्दों से आज की इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर प्रकृति में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज पहले से मौजूद है और उसके बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उसे हम खोज कहते हैं। जैसे जितने भी खनिज हैं उन सब खनिजों की खोज हुई है क्योंकि वो प्रकृति में पहले से विद्यमान हैं। लेकिन जब भी हम किसी नई वस्तु को बनाते हैं तो उसे हम आविष्कार की श्रेणी में रखते हैं। उसे हम कहते हैं कि इसका आविष्कार किया गया है। जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ है, टीवी का आविष्कार हुआ है, मेरे हाथ में ये रिमोट है, इसका आविष्कार हुआ है क्योंकि ये प्रकृति में पहले से मौजूद नहीं था। इसको किसी तकनीक या विशेष ज्ञान की मदद से इसको नए तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसको हम आविष्कार कहते हैं। अब ये दोनों बातें मैंने आपको यहाँ पर क्यों समझाई है? इसका कारण ये है कि जो पवनों के मुड़ने से संबंधित बल है उस बल का पता भी सबसे पहले कोरियोलिस ने लगाया था। पता लगाने का मतलब यह है कि वो बल पहले से मौजूद था। तो आज की इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर कोरियोलिस बल जिसको हम कहते हैं उसके पीछे वास्तविक वजह क्या है। तो वो वास्तविक वजह हम आज यहाँ पर ढूंढने वाले हैं। इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूं और उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमें ये पूरा ग्लोब बनाया गया है और इसके ऊपर अलग अलग वायुदाब की पेटें दिखाई गई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के बीचों बीच ये 0 डिग्री या जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या जिसको हम विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इस भूमध्य रेखा की 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ यानी कि 5-5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में यहाँ पर जो एक निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है उसको हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। निम्न वायुदाब है इसलिए मैंने यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर लिख दिया है LP यानी कि लो प्रेशर। इसके बाद में अगर हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में सेम ही बात है। 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो ये दोनों ही मान नॉर्थ से संबंधित होंगे। 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में जो वायुदाब की पेटी होती है वहां पर उच्च वायुदाब होता है जिसको हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया हाई प्रेशर। इसके बाद में और अगर हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच में जो लो प्रेशर की बेल्ट होती है जिसको मैंने यहाँ पर LP लिखा है उसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और बिल्कुल हम उत्तरी ध्रुव के आसपास चलते हैं तो वहां पर 90 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव और इसके आसपास ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है जिसको मैंने यहाँ पर HP या हाई प्रेशर लिखा है। और इसी प्रकार से ये सारे वायुदाब की पेटियां हमें दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलेगी। इनकी फॉर्मेशन का तरीका एक ही है। आगे जब हम डिटेल में इन वायुदाब की पेटियों को पढ़ेंगे तो हम ये भी बताएंगे कि इसमें से तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है और गतिजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है। गतिजन्य वायुदाब पेटी जो है उसके निर्माण का क्या कारण है, तापजन्य जो वायुदाब पेटी है उसका निर्माण का कारण क्या है, और ये पेटियां किस किस प्रकार से शिफ्ट होती हैं, और कौन सी दो ऐसी वायुदाब की पेटियां हैं जो कभी भी शिफ्ट नहीं होती, जहां से सवाल पूछने की संभावना काफी रहती है। यहाँ इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत ही सामान्य सा नियम है। भूगोल का एक विद्यार्थी होने के नाते हम सब जानते हैं
कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो अगर हम यहाँ की अगर हम बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जिसको हम हाई प्रेशर कहते हैं, और भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब जिसको हम यहाँ पर लो प्रेशर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन चलेगी। तो देखिए पवन वैसे यहाँ पर इस पवन को सीधा चलना था, यानी कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर चलना था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इसके पवन को इसको बिल्कुल एकदम सीधा चलना था, या हम कह सकते हैं कि इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर इसका जो टारगेट है उसकी ओर ये पवन चलती है। लेकिन जो इससे पहले वाला हमने चित्र देखा था, देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पवन इधर मुड़ जाती है। देखिए यहां पर इस प्रकार से ये मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में ये सारी व्यापारिक पवनें हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये सारी व्यापारिक पवनें इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। और ये जो मुड़ने वाली बात है, इसी मुड़ने वाली बात को हम भूगोल में या भौगोलिक जो शब्दावली है इसके लिए काम में लेते हैं, वो हम कहते हैं विक्षेप या विक्षेपण, या जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिफ्लेक्ट होना या डिफ्लेक्शन इसको हम कहते हैं। तो इसको सीधा चलना था, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि ये मुड़ जाती है, ठीक है। और इसी मुड़ने वाली बात को हम करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो यहाँ जो लो प्रेशर है ये 0 डिग्री के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में है, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो 30 से 35 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये इधर अगर हम पश्चिम बनाते हैं ये पूर्व हो जाएगा, और हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी का शेप जो है वो जियोड है, बीच में हमारी पृथ्वी उभार लिए हुए बाहर की ओर है, ठीक है। और इसीलिए हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति पूरी पृथ्वी पर सर्वत्र एक जैसी नहीं है, घूर्णन गति बीच में सबसे ज्यादा है, और वो घूर्णन गति जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वो घूर्णन गति धीरे धीरे कम होती जाती है। या इसके लिए हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि भिन्न अक्षांशों पर भिन्न घूर्णन गति, यानी कि अलग अलग अक्षांशों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अलग अलग होती है, और वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। और अगर यहाँ भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो ये घूर्णन गति कम होती जाएगी, या उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर आप ध्रुवों से अगर आप भूमध्य रेखा की ओर आते हो तो ये घूर्णन गति बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई पवन 30 से 35 डिग्री नॉर्थ से अगर मान लीजिए वो 0 डिग्री वाले एरिया की ओर आती है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध से वो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर अगर आती है, तो चूंकि इस वाले क्षेत्र में अगर हम इन दोनों स्थान की तुलना करें तो यहां पर घूर्णन गति कम होगी और यहां पर घूर्णन गति ज्यादा है। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहां पर घूर्णन गति पृथ्वी की कम होती है, और 0 डिग्री के आसपास पृथ्वी की घूर्णन गति ज्यादा होती है। क्योंकि पवनों का एक नियम है कि वो जहां से आती है वहां के गुण अपने साथ में लाती है, क्योंकि इन पवनों में यहाँ की घूर्णन गति के हिसाब से उनमें गति निहित होती है। इसलिए जब ये पवनें इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर आती है, यानी कि अपने टारगेट की ओर जब वो आती है तो वो बिल्कुल इधर सीधा सीधा आने का प्रयास करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर घूर्णन गति ज्यादा हो जाती है और जिस लो प्रेशर की ओर ये आती है तो ज्यादा घूर्णन गति होने के कारण वो भाग आगे चला जाता है और ये पवन पिछड़ जाती है और इस प्रकार से ये विक्षेपित हो जाती है। कुल मिलाकर के इस पवन को सीधा चलना था, लेकिन यहां पर घूर्णन गति ज्यादा होने के कारण ये भाग आगे निकल जाता है और ये पवन पीछे की ओर रह जाती है, पिछड़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो व्यापारिक पवन है उनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, या इसको हम कह सकते हैं कि इस उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर जो व्यापारिक पवन है उनकी डायरेक्शन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, या ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं। अगर इसी बात को अगर हम यहाँ पछुआ पवनों के लिए समझना चाहें तो इस प्रकार से होगा, इस हाई प्रेशर से इस वाले हाई प्रेशर से जब कोई पवन इस लो प्रेशर की ओर चलती है, अब क्या होगा देखिए, अब हम 30 से 35 डिग्री वाले इलाके की तुलना 60 से 65 डिग्री वाले क्षेत्र से करते हैं, तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों स्थान की तुलना में यहां पर घूर्णन गति ज्यादा है, क्योंकि अब इसकी तुलना कर रहे हैं। पहले हम इस वाले क्षेत्र की इसकी कर रहे थे तो यहां पर घूर्णन ज्यादा था इसके बजाय। अब अगर इन दोनों की कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों में जा रहे हैं हम,
तो यहाँ पर घूर्णन गति कम होगी और यहाँ ज्यादा होगी। या हम कह सकते हैं कि 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में घूर्णन गति ज्यादा है, 60 से 65 वाले में घूर्णन गति कम है। जब ये पवन इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर यानी कि एक निर्दिष्ट पथ पर ये चलती हैं, तो फिर इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर घूर्णन गति ज्यादा है तो इस पवन में जो निहित गति होती है वो भी ज्यादा होती है। और ये पवन क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा घूर्णन गति वाले क्षेत्र से कम घूर्णन गति वाले क्षेत्र में जाती है, तो ये पवन क्या हो जाएगा, यहाँ इस क्षेत्र से आगे की ओर निकल जाएगी। इसलिए सभी जो पछुआ पवने हैं यहाँ पर जो पछुआ पवने होती है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और वो आगे की ओर निकल जाती हैं घूर्णन गति ज्यादा होने के कारण। ठीक है, और ध्रुवीय क्षेत्र में फिर उसी प्रकार की बात होगी, जिसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। और वो इस प्रकार से होगी कि अगर मान लीजिए इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर पवनें आती हैं, तो चूंकि ध्रुव जो है बिल्कुल, अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो वो 90 डिग्री वाला इलाका जहां पर घूर्णन गति बिल्कुल शून्य हो जाती है, ध्रुव जो पॉइंट है एग्जैक्ट 90 डिग्री वो बिल्कुल स्थिर होता है, घूर्णन गति वहां पर बिल्कुल शून्य होती है। तो यहां से जो पवनें आती हैं उनमें गति भी बहुत कम होती है, क्योंकि अब इनको 90 डिग्री वाले क्षेत्र से 60 से 65 वाले अक्षांश वाले क्षेत्र में आना है। 60 से 65 वाले में 90 डिग्री की तुलना में घूर्णन गति ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये स्थिति होगी, क्योंकि यहां से आने वाली पवनें इनमें गति बहुत कम है और 60 से 65 वाले क्षेत्र में घूर्णन गति ज्यादा होती है। एक बार फिर से ये पछुआ पवनें यहाँ सीधा आना होता है, लेकिन ये एक बार फिर से इस प्रकार से पिछड़ जाती है, पीछे की ओर आ जाती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय पवनें हैं उनकी डायरेक्शन वही होती है जो व्यापारिक पवनों की है, और व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन क्या है, वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो कुल मिलाकर के ये जो जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले विद्वान कोरियोलिस ने पता लगाया था, जिनका पूरा नाम जीजी कोरियोलिस था, तो ये जो बल है वो ऐसा नहीं है कि कोरियोलिस के बताने के बाद में उत्पन्न हुआ है, ये जब से पृथ्वी बनी है और जब से वो घूर्णन करने लगी है तभी से मौजूद है। कुल मिलाकर के जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं वो वास्तविक रूप में वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुआ है या पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण उत्पन्न हुआ है, और पश्चिम से पूर्व में जो हमारी घूर्णन गति है उसी के कारण ये पवनें जिस पथ पर इनको चलना होता है उस पथ से ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये कभी भी जो समदाब रेखाएं होती हैं इनको बिल्कुल 90 डिग्री पर नहीं काट करके ये न्यून कोण पर काटती हैं। तो इसी कारण से ये पवनें मुड़ती हैं। तो जो भी हम एक डायग्राम देखते हैं जिसमें सारी पवनों को हम विक्षेपित करते हैं या जिनको मुड़ी हुई बनाते हैं हम, उसका कारण यही होता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों के बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें मैं आपको समझाने का ये प्रयास करूंगा कि अगर मान लीजिए पृथ्वी की घूर्णन गति समाप्त हो जाए या अक्षीय गति समाप्त हो जाए, घूर्णन यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो गति करती है इसीलिए उसको हम अक्षीय गति भी कहते हैं। अगर हमारी पृथ्वी की अक्षीय गति समाप्त हो जाए तो फिर क्या होगा, देखिए यहां पर जो बनाई गई है, अगर हम इसको 0 डिग्री मान लें, यहां 90 डिग्री नॉर्थ और यहां 90 डिग्री साउथ, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो व्यापारिक पवनें हैं वो बिल्कुल सीधी आती है, इस प्रकार से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट इनको बनाया गया है। और ये स्थिति कब होगी, ये स्थिति तब होगी जब हमारी पृथ्वी अपना घूर्णन गति समाप्त कर दे या उसमें बिल्कुल घूर्णन नहीं हो, क्योंकि अभी मुड़ने वाली जो बात है वो घूर्णन गति के कारण ही है, और मुड़ने वाली बात का सबसे पहले पता कोरियोलिस ने लगाया, इसलिए उस बल को हम कोरियोलिस के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी घूर्णन समाप्त कर दे तो घूर्णन समाप्त होते ही जो विक्षेपण आता है पवनों में वो विक्षेपण समाप्त हो जाएगा, और विक्षेपण के समाप्त होते ही जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं वो समाप्त हो जाएगा। तो पवनों को मुड़ने वाली जो बात है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर, और पवनें बिल्कुल सीधी चलेंगी और वो सभी समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर जाकर के काटेगी। तो एक प्रश्न बनता है कि पवनें 90 डिग्री पर कब काटेगी, जब पृथ्वी अपना घूर्णन समाप्त कर दे। हालांकि इसमें इसके अलावा जो घर्षण बल है वो भी कार्य करता है, लेकिन मोटे मोटे रूप से अगर हम ये बात को अगर यहाँ पर पढ़ें तो वो ये है कि घूर्णन गति के कारण ये पवनें विक्षेपित होती हैं और उसी के कारण ये स्थिति बनती है। तो ये वाली स्थिति कब होगी, जब हमारी पृथ्वी अपना घूर्णन समाप्त कर दे, और घूर्णन नहीं करे तो ये पवनें बिल्कुल सीधी चलेंगी। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम व्यापारिक पवनों की बात करें तो वो इस प्रकार से बिल्कुल यहाँ पर
बिल्कुल सीधी चलने वाली हैं। और इसके बाद में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो फिर हमें व्यापारिक पवनें यहाँ पर हमें पछुआ पवनें मिलती हैं, और उन पछुआ पवनों की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी। ये भी बिल्कुल सीधी यहाँ पर चलने वाली है, इनमें भी किसी प्रकार का मुड़ने वाली बात यहाँ पर नहीं देखी जाएगी, इस प्रकार से होंगी। आगे अगर हम ध्रुवीय पवनों की बात करें तो ध्रुवीय पवनों में भी ये होगा, ये भी बिल्कुल सीधी चलेंगी। यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति समाप्त कर दे तो ये भी बिल्कुल सीधी चलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और स्थिति यहां पर हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर 2 ग्लोब मैंने बनाए हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं जिस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए ये वाली जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति है हमारी। मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ये वर्तमान स्थिति है, यानी कि हमारी पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो पवनें जब विक्षेपित होती हैं तो वो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। ये हमारी व्यापारिक पवनें, या जिसको हम सन्मार्गी पवनें भी कहते हैं, इनको इंग्लिश में ट्रेड विंड कहा जाता है, और ये जर्मन भाषा के ट्रेड शब्द से लिया गया है। और ट्रेड का अर्थ ये होता है कि वे पवनें जो अपने एक निर्दिष्ट पथ पर चलती हैं उन्हीं को हम व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स कहते हैं। इसके बाद में अगर हम चलेंगे तो ये हमें पछुआ पवनें दिखाई देंगी, वो कुछ इस प्रकार से अपने अपने गोलार्ध में, क्योंकि लगभग ये पश्चिमी दिशा से आती हैं। पवनें जिधर से आती हैं उनका नामकरण उसी आधार पर होता है, इसलिए इनको इंग्लिश में वेस्टर्लीज या पछुआ पवनें इनको कहा जाता है। और सबसे लास्ट में हमें यहाँ पर ये ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ये वर्तमान स्थिति है। इनमें मुड़ने वाली जो बात है वो पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण प्रकार की स्थिति है। सवाल यहाँ से एक और बन सकता है कि यदि मान लीजिए हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व के स्थान पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करने लग जाए, यदि मान लो पृथ्वी ये कहते हैं कि मैं पश्चिम से पूर्व काफी दिनों से घूर्णन कर रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, तो फिर एक तो स्थिति ये होगी जो हम बात करते हैं कि जो सूर्योदय है, वो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान में पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने के कारण सूर्योदय जो है वो पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो पहली स्थिति तो ये बनेगी कि यहाँ पर जो सूर्योदय है पूर्व से पश्चिम की ओर करने पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होगा, यानी कि बिल्कुल विपरीत वाली बात हो जाएगी। और दूसरी बात, ये जितनी भी हमारी व्यापारिक पवनें हैं, सॉरी जितनी भी हमारी ये जो पवनें हैं, इन पवनों को हम स्थायी पवनें भी कहते हैं, परमानेंट विंड्स, क्योंकि वर्ष भर इनकी स्थिति एक ही दिशा में रहती है, यानी कि इनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है। इनको ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है क्योंकि संपूर्ण ग्रह पर इनका वितरण पाया जाता है। और इनको सनातनी पवनें भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही लंबे समय से, जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसके बाद से लगातार ये पवनें एक ही दिशा में अपने निर्दिष्ट पथ पर चलती रहती है, इसलिए इनको सनातनी पवनें भी कहा जाता है। तो इन पवनों की दिशा में परिवर्तन भी आएगा। अगर हम वर्तमान स्थिति की अगर हम यहाँ पर बात देखना चाहें, जैसा मैंने आपको समझाया कि वर्तमान समय में जैसे उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर दिशा बनाए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं उनकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो कुल मिलाकर के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है वो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। पवनों के बारे में हमें विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखना है कि ये जो पवनें हैं वो जिस दिशा से आती हैं, दो बातें हमें ध्यान में रखनी है कि ये पवनें जिस दिशा से आती है उनका नामकरण उसी आधार पर होता है। और दूसरी बात, जैसे कि हम राजस्थान में अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि जैसे पूर्व दिशा से आने वाली जो पवनें होती है, जो मानसून पवनें होती है, उनको हम पूर्व दिशा से आने के कारण उनको पूर्वाई या पूर्वैया कहते हैं। जैसा कि लगभग पश्चिमी दिशा से प्रभावित होने के कारण पछुआ पवनें या वेस्टर्ली जिनको कहा जाता है। दूसरी बात पवनों के बारे में हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो पवनें होती है वो पवनें जहां से आती हैं वहां के गुण अपने साथ में लेकर के आती है। जैसा कुछ दिनों पहले हमने
न्यूज में देखा, हमने सबने देखा भी कि राजस्थान में बहुत तेज आंधी आई, तो ये आंधियां लगभग पश्चिम दिशा से आती हैं, तो वहां की मरुस्थलीय मिट्टी को हमारे यहाँ पर उड़ा करके लाती हैं, तो जहां से आएगी वहां के गुण अपने साथ में लाती है। सर्दियों में जब उत्तरी दिशा से या जम्मू कश्मीर की ओर से पवनें आती हैं तो वो हमारे यहाँ पर ठंडक लाती है। कई बार हमने न्यूज में ये पढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है और सुना भी है हमने कि जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात हुआ और राजस्थान ठिठुरा, क्योंकि वहां की ठंडक को ये पवनें अपनी राजस्थान की ओर ले आती है, यानी कि वहां की ठंडक को ये स्थानांतरित कर दी है, यानी कि पवनें जहां से आती है वहां के गुण अपने साथ में लेकर के आती है। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें, अगर पृथ्वी की वर्तमान जो स्थिति है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ इनकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर कौन सी है, वो डायरेक्शन है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन अगर इस वाली स्थिति में जब हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने लग जाए तब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इनकी डायरेक्शन यहाँ पर बदल गई है और उस डायरेक्शन को इस प्रकार से समझ लेंगे। दोबारा एक बार बना देते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो अब इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो गई है, तो कुल मिलाकर के अब डायरेक्शन कौन की होगी इनकी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर पूर्व से इनकी डायरेक्शन जो पहले उत्तरी पूर्वी थी, जो वर्तमान स्थिति में हमारी पृथ्वी है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जब इसका घूर्णन है तो ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। लेकिन अगर हमारी पृथ्वी का घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाता है, विपरीत घूर्णन अगर हो जाता है, तो अब ये पवनें यहां से उत्तरी पूर्वी नहीं रह करके उत्तरी पश्चिमी व्यापारिक पवनें हो जाएंगी। और कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जब इनकी डायरेक्शन में बदलाव हुआ तो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है उनकी दिशा में भी बदलाव होगा, यहाँ पर पछुआ पवनों में भी बदलाव होगा और यहाँ पर जो ध्रुवीय पवनें हैं उन ध्रुवीय पवनों में भी यहाँ पर बदलाव वाली बात देखी जाएगी। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यदि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व के स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर घूर्णन कर देती है तो व्यापारिक पवनों की डायरेक्शन क्या होगी, या पछुआ पवनों की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि ध्रुवीय पवनों की डायरेक्शन क्या होगी। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, हमने जानने की कोशिश की कि कोरियोलिस बल क्या है। वास्तव में कोरियोलिस बल कोरियोलिस के कहने से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये बल पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, यानी कि उसके रोटेशन से संबंधित है। घूर्णन के कारण ही इन पवनों में विक्षेपण आता है, विक्षेप आता है, मुड़ने वाली बात होती है, और वो जो मुड़ने वाली बात होती है उसको हम अलग अलग यहाँ पर इन विभिन्न पवनों के ऊपर इनकी डायरेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके रूप में हमने देखा। आपको ये अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।